हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में दोस्तों बहुत जमकर लगे होंगे। ऐसी उम्मीद थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसे ही लगे रहना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। दोस्तों सफलता यूं ही कुछ मिनटों या कुछ घंटों में हासिल नहीं होती है। इसके लिए दोस्तों आपको लगातार एक सही दिशा में मेहनत करना होता है। दोस्तों मेहनत करने का मतलब भी ये नहीं होता कि बस आप मेहनत करते जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपको एक मेहनत भी करना है, लेकिन मेहनत भी दोस्तों आप एक सही वे में, एक सही डायरेक्शन में दोस्तों आपको मेहनत करना है। यस, एक प्लान बनाकर दोस्तों, स्टडी प्लान बनाकर एक राइट डायरेक्शन में दोस्तों आपको वर्क करना है ताकि आपको आपका जो भी टारगेट है वो आपको अचीवमेंट हो जाए, वो आपको मिल जाए। यस, तो दोस्तों चलिए आज हमें रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में दोस्तों खास करके मध्य प्रदेश पुलिस एमपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, एमपी कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है 100 मार्क्स का, उसमें दोस्तों मैथ विथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है दोस्तों। साथ में जीके जीएस रहेगा। लेकिन दोस्तों मैथ के तो कम से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन रीजनिंग का जो वेटेज होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। यस, 100 मार्क्स में से कम दोस्तों 60 से 65 मार्क्स दोस्तों आपके मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। उसमें मान के चले दोस्तों कम से कम 15 से 20 नंबर मैथ्स के रहेंगे। बाकी दोस्तों 40 से 45 मार्क्स दोस्तों आपके रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर एमपी कांस्टेबल को क्रैक करना है, फाइट करना दोस्तों एग्ज़ाम को, तो आपको 100% दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे से अगर पढ़ लो दोस्तों, अच्छे से मेहनत अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन रीजनिंग दिला सकती है। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग में भी दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिनसे 100% क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उनमें से एक टॉपिक ये आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष। इंग्लिश में दोस्तों ये कथन का मतलब स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि दोस्तों निष्कर्ष। यस, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो दोस्तों हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कथन एवं निष्कर्ष। यस, तो दोस्तों सबसे पहले ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक हम ऐसे ही दोस्तों मौखिक दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों कथन एवं निष्कर्ष टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी करने वाले दोस्तों, पढ़ाई करने वाले हैं, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या आता है, क्या पूछा जाता है और हमें क्या करना होता है। यही दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत एक कथन दिया गया होता है। क्या आएगा दोस्तों, आपको एक कथन दिया जाएगा और उसी कथन पर आधारित दोस्तों आपको 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे। यस, आपको 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे और आपको उनमें से दोस्तों आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन के अनुसार सही है। ये दोस्तों आपको पता करना होता है। यस दोस्तों, कथन जो होता है वो चाहे सत्य हो या असत्य हो, कथन दोस्तों सत्य दिया हो या असत्य दिया हो, जैसा भी दिया हो, उस कथन को हमें सत्य मानकर ही दोस्तों उस पर आधारित जो 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे, यस, उनमें से कौन सा निष्कर्ष जो कि उस कथन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ये दोस्तों हमें पता करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कथन एवं निष्कर्ष जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके दोस्तों कुछ रूल है या कुछ नियम है। ये नियम ऐसे नियम है दोस्तों, इस नियम के आधार पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। यस, ये फाइंड करने, ये आपको पहचानने, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर दोस्तों कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये रूल ऐसे होंगे दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपको 100% हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों हम कथन और निष्कर्ष के जो रूल है उनको पहले हम एक एक पॉइंट वाइज दोस्तों जान लेते हैं। वो कौन से रूल है। यस, रूल नंबर 1, यस, कथन में कही गई बात। यस, कथन चाहे वो किसी पर भी बेस्ड हो, किसी भी टॉपिक पर बेस्ड हो, किसी भी टॉपिक पर आधारित हो, कथन में जो भी बात कही गई हो उसे सत्य मानना है। यस, चाहे उसमें नेगेटिव बात क्यों नहीं की गई हो दोस्तों, फिर भी हमें सही मानना है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला। यस, कथन में कही गई बात
ही सत्य मानना, यानी कथन में जो बात कही गई है उसी को सत्य मानते हुए दोस्तों हमें निष्कर्ष निकालना है। यस, कथन में कही गई बात को ही सत्य मानना चाहिए। यस, सेकेंड रूल दोस्तों, सकारात्मक कथन हो यानी सकारात्मक कथन दिया गया हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। यानी कि दोस्तों अगर कथन आपका पॉजिटिव दिया गया है यानी सकारात्मक कथन दिया गया है तो उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो भी सकारात्मक ही होगा, यानी दोस्तों पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं कि कथन दोस्तों आपका सकारात्मक दिया है और उसका निष्कर्ष नकारात्मक में दिया हो तो वो कभी सही नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों सकारात्मक कथन दिया है तो उसका निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो भी आपका सकारात्मक ही निकलेगा। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले रूल नंबर 3। यस, यदि निष्कर्ष में एकमात्र यानी कथन दिया है उस कथन पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे दोस्तों। अब उस निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे दोस्तों। यदि निष्कर्ष में एकमात्र, यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए, इनको दोस्तों आपको 100% अंडरलाइन करना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि निष्कर्ष में, ये कहाँ पर देखना दोस्तों, निष्कर्ष में, यदि निष्कर्ष में एकमात्र केवल, एकमात्र केवल, सदा, हमेशा, प्रत्येक, है ना, सदा, हमेशा, प्रत्येक आदि शब्द दिए गए हो तो, है ना, आदि शब्द दिए गए हो तो वह सही नहीं माना जाता है। यानी कि दोस्तों कथन दिया है उस कथन पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे। अब उन दोनों निष्कर्षों में से किसी भी निष्कर्ष में अगर ये शब्द दिख जाए आपको, एकमात्र, केवल, यानी इनमें से कोई भी एक शब्द दोस्तों, यस, एक कोई सा भी एक वर्ड्स दिख जाए, या तो एकमात्र दिख जाए, केवल दिख जाए, सदा, हमेशा, प्रत्येक, है ना, सभी, है ना, प्रत्येक, सभी, ऐसे अगर शब्द दिख जाए दोस्तों जिस भी निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष ऑलरेडी आपको गलत मानना है, यानी वह जो निष्कर्ष होगा वह सही नहीं माना जाएगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रूल नंबर 3। यस, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। यस, रूल नंबर 4 दोस्तों, यदि कथन में सलाह दी गई हो, यस, आपको सजेशन दी गई हो, यदि कथन में सजेशन यानी सलाह दी गई हो, परिणाम दिया हो, उसका किसी समस्या का निवारण दिया हो, प्रचार दिया हो, प्रचार प्रसार करने की बात कही गई हो, यानी प्रचार या विज्ञापन, यस, प्रचार या विज्ञापन दिया हो और निष्कर्ष भी दोस्तों उससे सीधा जुड़ा हो, तो वह सही माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। यस, और दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ेंगे, आपको विश्वास करना होगा दोस्तों 100%। बस एक बार अच्छे से व्यवस्थित पढ़ लो दोस्तों, तो कथन और निष्कर्ष से आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं जाएगा। बस ये कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इस रूल के माध्यम से आपको सोल्यूशन करना होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो रूल है 100% आपको हेल्प करते हैं। यस, रूल नंबर 4, कथन में सलाह दिया हो, परिणाम दिया हो, कोई समस्या उसका निवारण दिया हो, प्रचार या विज्ञापन दिया गया हो और निष्कर्ष जो होगा उसी पर आधारित है, उससे सीधा जुड़ा हो, निष्कर्ष उसी से सीधा जुड़ा हो तो वहाँ बिल्कुल सही माना जाएगा, वहाँ दोस्तों बिल्कुल सही माना जाएगा। रूल नंबर 5, यदि कथन में सरकारी आदेश दिया है, कथन की बात दोस्तों, कथन में सरकारी कोई आदेश या नियम दिया गया हो और निष्कर्ष भी उससे जुड़ा हो तो वह सही माना जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। यदि कथन में दोस्तों कोई सरकारी आदेश या नियम दिया गया हो और जो निष्कर्ष भी उसी से संबंधित हो, उसी पर आधारित हो, उसी से जुड़ा हुआ निष्कर्ष हो तो वह बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार कोई भी आदेश या नियम जो लागू करता है, इसलिए लागू करता है दोस्तों ताकि पब्लिक के हित में होगा वो, यस, लोक कल्याण के लिए होगा और हर पब्लिक के लिए वो हेल्पफुल होगा, इसीलिए कोई भी नियम या आदेश लागू करता है तो वो बिल्कुल सही माना जाता है। फिर लास्ट वाला रूल दोस्तों, यदि निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष में भूतकाल या भविष्य का, यस, पास्ट या फ्यूचर, भूतकाल या भविष्यकाल का जिक्र किया गया, किसके अंदर दोस्तों, निष्कर्ष में दोस्तों भूतकाल यानी बीती हुई बातों का या आने वाले समय का, भविष्यकाल का जिक्र किया गया हो तो वह सही माना जाता है। तो ये
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे दोस्तों कथन एवं निष्कर्ष के, जो कि आपको 100% ये नोट डाउन करना है, एक बार पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ना है दोस्तों, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो 100% दोस्तों आपसे बन जाना चाहिए और बिल्कुल सेकेंडों में बनेंगे दोस्तों। यस, आपको अपना सेल्फ नोट्स भी दोस्तों प्रिपेयर करते चलना है। यस, पढ़ाई का मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम कोई काजू बादाम नहीं खाते दोस्तों, कि बस एक बार सरसरी नज़र से पढ़ ले और वो हमेशा के लिए आपके मेमोरी में सेव हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत व्यवस्थित दिल दिमाग से पढ़ना होगा और लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो आपके मेमोरी में हमेशा सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष के रूल भी हमने देख लिए, आप दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यस, ये आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब दोस्तों हम यहाँ पर यस आपको निर्देश में दिया जाएगा दोस्तों, निर्देश में दिया जाएगा कि दो निष्कर्ष रहेंगे, दो निष्कर्ष में से दोस्तों आपको ABCD ऑप्शन लगाना होता है। यस, ABCD ऑप्शन लगाना होता। इसके लिए दोस्तों आपको निर्देश में दिया रहेगा, यदि 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 निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट सही है तो ए विकल्प, तो दोस्तों आपको क्या करना, ए विकल्प ना, ए विकल्प पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यदि यदि निष्कर्ष सेकंड सही है तो आपको दोस्तों बी विकल्प लगाना है। यस, आपको दोस्तों बी विकल्प लगाना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों यदि निष्कर्ष फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों सही है तो दोस्तों आपको सी विकल्प लगाना है। दोनों सही है तो दोस्तों आपको सी विकल्प लगाना है। यदि निष्कर्ष फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों गलत हो तो डी विकल्प लगाना है। यस, तो दोस्तों आपको डी विकल्प लगाना है। फिर नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या सेकेंड सही है तो ई विकल्प को लगाना है। यस, तो दोस्तों आपको ई विकल्प को लगाना है। ये आपको निर्देश में एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ये निर्देश दिया रहेगा दोस्तों। यस, मान लो कोई कथन दिया है और उसके दो निष्कर्ष दिए जाएंगे दोस्तों, दोनों में से या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा या तो दोनों सही होंगे या तो दोनों गलत होंगे, या कभी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। यानी हम पक्का ये नहीं बोल सकते दोस्तों कि पहला ही सही है या फिर दूसरा ही सही है, पर ऐसी कंडीशंस आती दोस्तों या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। यस, इस प्रकार से। तो इसके लिए दोस्तों यानी कि हम दोनों को ना तो सही बोल सकते और दोनों को ना ही गलत बोल सकते, ये वाली स्थिति दोस्तों। दोनों को ना तो हम 100% सही कहेंगे और ना ही दोनों को हम 100% गलत कहेंगे। ऐसी स्थिति में या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ई विकल्प को लगाना है। यस, है ना। यस, तो ये आपको निर्देश दिया रहेगा
फर्स्ट सही है, पहला, यानी कि दोस्तों दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड, है ना, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड। अगर पहला अगर सही है, पहला सही है तो ए विकल्प, क्योंकि वहां पर तो ए बी सी डी ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन को ही क्लिक करना है। तो ऑप्शन हम किस आधार पर लगाए, ए को लगाए, बी को लगाए, सी को लगाए, डी को या ई को। तो दोस्तों अगर पहला वाला सही है तो ए लगाएंगे, और दूसरा वाला अगर सही है तो बी लगाएंगे, और यदि पहला और दूसरा दोनों सही है तो सी लगाएंगे, और यदि निष्कर्ष पहला एवं सेकंड दोनों अगर गलत हो तो डी लगाएंगे, और यदि या तो निष्कर्ष पहला सही है या सेकंड सही है, ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ई विकल्प को लगाएंगे। यस, तो दोस्तों ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, हालांकि एग्जाम पेपर में ये सब वहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ रहेगा। यस, पर अपनी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको ये सारा नोट डाउन करना है। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों हम सीधे कथन और निष्कर्ष पर ही चल रहे हैं, ये विकल्प को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों हम सीधे अब कथन और निष्कर्ष पर ही चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो दोस्तों आपको अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ पहला सही, यस, यहाँ पर लिख देते दोस्तों। यस, यस, पहला सही है तो दोस्तों हम ए लगाएंगे, सेकेंड सही है तो दोस्तों हम बी लगाएंगे, फर्स्ट एवं सेकेंड, फर्स्ट एवं सेकेंड, यस, दोनों सही है तो दोस्तों हम सी लगाएंगे, और दोस्तों यस, दोनों गलत हो तो दोस्तों हम डी को लगाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड, ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ई को लगाएंगे। यस, ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। यस, चलिए दोस्तों हम पहला कथन ले रहे हैं। यस, कथन फर्स्ट, यस, कथन फर्स्ट ले रहे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों। यस, कथन है, और दोस्तों यहाँ जितने भी कथन हम लेने वाले कथन निष्कर्ष वो 100% दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए हैं। पुस्तकें मित्र की भांति, पुस्तकें मित्र की भांति है, पुस्तकें मित्र की भांति है, जो भारी स्थायी, जो भारी स्थायी लाभ प्रदान, भारी स्थायी लाभ प्रदान करती है। यह है दोस्तों आपका कथन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है, यस, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। ये निष्कर्ष फर्स्ट है। फिर दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष सेकंड, पुस्तकें हमें स्थायी लाभ प्रदान करती है, स्थायी लाभ प्रदान करती है। यस, अब नीचे दोस्तों हम सीधे ए बी सी डी ई, यस, दोस्तों कथन दिया है एग्जाम में, इसे कथन दिया जाएगा कि पुस्तकें मित्र की भांति है जो भारी स्थायी लाभ प्रदान करती है। ये कथन है। अब इसी कथन पर आधारित दोस्तों नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन दिए गए दोस्तों। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। यस, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। और सेकंड निष्कर्ष दिया दोस्तों, पुस्तकें हमें स्थायी लाभ प्रदान करती है। यस दोस्तों, पहला अगर सही है तो हम ए को लगाएंगे,
सेकंड सही है तो बी को लगाएंगे, दोनों सही है तो सी को लगाएंगे, दोनों गलत है तो डी को, और या तो पहला या सेकंड तो हम ई को लगाएंगे। यस, तो दोस्तों पुस्तकें मित्र की भांति है, मित्र की भांति है जो हमें भारी स्थायी लाभ प्रदान करती है। तो पहला निष्कर्ष बोल रहा दोस्तों, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। यस, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मित्र चुनना चाहिए, इसका मतलब किसको चुने, किसी व्यक्ति को चुने, किसी जानवर को चुने, किसी वस्तु को चुने, आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्तों पहले में अगर ये कहा गया होता कि आपको, है ना, आपको पुस्तक को मित्र चुनना चाहिए, पुस्तक को मित्र चुनना चाहिए, अगर ये भी दिया होगा, पुस्तक का अगर जिक्र किया गया होता निष्कर्ष, फर्स्ट निष्कर्ष में अगर पुस्तक का जिक्र, यहाँ मित्र चुनना चाहिए ये तो कहा गया है, लेकिन किसको चुनना चाहिए? यस, किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए, किसी वस्तु को चुनना चाहिए। यस, तो दोस्तों जो पहला निष्कर्ष है इसमें दोस्तों पुस्तक का कहीं से कहीं कोई संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दोस्तों पुस्तकों के बारे में दोस्तों कहा गया, कथन में जिसका जिक्र किया गया हो, जिसके बारे में चर्चा की गई हो, अगर दोस्तों निष्कर्ष भी ना, निष्कर्ष उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ है तो वो निष्कर्ष सही माना जाता। और यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट निष्कर्ष है ये आपको अपना मित्र चुनना चाहिए। अब मित्र यानी यहाँ तो पुस्तकों के बारे में बात हो रही दोस्तों, और यहाँ पर मित्र चुनना चाहिए, तो मित्र किसे चुने, है ना। यस, तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है, यहाँ पर हमें कोई कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसको चुनना चाहिए मित्र। यस, पुस्तकों का कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं, मित्र तो दे दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पुस्तकों की बात हो रही, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला जो निष्कर्ष हो बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन के अनुसार निष्कर्ष सही नहीं, अनुसरण नहीं कर रहा है। यस, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों आपका गलत। आप सेकंड पर आते हैं, पुस्तकें हमें स्थायी लाभ प्रदान करती है। यस, पुस्तकें मित्र की भांति है जो भारी स्थायी लाभ प्रदान करती है। और यहाँ पर देखो दोस्तों पुस्तकों के बारे में ऊपर कथन में दोस्तों पुस्तकों के बारे में कहा गया है, और स्थायी लाभ प्रदान करती पुस्तकें हमें स्थायी लाभ प्रदान करती है। यस, कथन में जो बात कही गई उसी पर आधारित है निष्कर्ष, उसी का अनुसरण करना, यानी कि दोस्तों सेकेंड वाला हमारा निष्कर्ष सही है, सेकेंड वाला सही है, यानी कि दोस्तों हम ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे। यस, है ना, ऑप्शन बी हमारा सही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि सेकंड सही है तो खाली यहाँ पर टिक लगा दिए, ज़्यादातर स्टूडेंट कई बार ऐसा करते हैं, सेकंड वाला सही यानी सेकंड निष्कर्ष को टिक लगा दिए और होगा, ऐसा नहीं दोस्तों। सेकंड सही है तो हमें ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और पहले कथन से ही पूरा आपके माइंड में नहीं उतरेगा दोस्तों, 1 2 3 करते करते दोस्तों हम 5 6 7 तक कथन पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी तक जिसका भी कथन और निष्कर्ष लेकर जो मन में टेंशन रहती होगी, वो दिक्कतें आती होगी, वो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको अंत तक, लास्ट तक देखना है। यस, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे दोस्तों, हम 5 6 7 एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है और कई बार एग्जाम में पूछे हुए। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले कथन की ओर। यस, ये नोट डाउन करते चलना दोस्तों आपको। यस, यस, इसको हटा देते दोस्तों। यस, ये थोड़ा सा हटा देते, लिखने में दिक्कत आ रही। यस, सेकंड ले रहे दोस्तों हम, सेकंड वाला कथन यानी प्रश्न दूसरा मान के चलो। यस, कथन दूसरा है। यस, कथन है दोस्तों, बैंक पीओ के पदों के लिए, बैंक पीओ के पदों के लिए रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या, रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या 500 है, 500 है, जिसे इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा, इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा। यस, भरा जाएगा।
केनरा केनरा बैंक, केनरा बैंक का विज्ञापन, केनरा बैंक का विज्ञापन। यस, अब दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष, निष्कर्ष फर्स्ट। यस, बैंक, बैंक में पीओ, बैंक में पीओ के पदों की, है ना, पीओ के पदों की आवश्यकता, पदों की आवश्यकता होगी। यस, आवश्यकता होगी। सेकंड निष्कर्ष दोस्तों, केनरा बैंक, केनरा बैंक इस दौरान 500 पदों की भर्ती कर सकता है, यस, भर्ती कर सकता है। A B C D E। यस, चलिए दोस्तों, सेकंड वाला निष्कर्ष आपको बिल्कुल ध्यान से, और 100% एग्जाम में पूछा हुआ कथन है दोस्तों। यस, बहुत आसान तरीके से दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करने वाले। पहले दोस्तों आपको ध्यान से कथन को पढ़ना है, कथन पढ़ना है, फिर कथन के नीचे उसी पर आधारित 2 निष्कर्ष रहेंगे। अब निष्कर्ष अगर सीधे दोस्तों कथन से ही रिलेटेड है, उसी पर आधारित है, कहीं ना कहीं उसी का अनुसरण कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही माने जाएंगे। इसके अलावा जो हमने कुछ रूल में देखा है ना, उस रूल को भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यस, चलिए, कथन है दोस्तों बैंक। यस, बैंक पीओ, यस, बैंक पीओ के पदों के लिए रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या, रिक्त स्थानों की दोस्तों अधिकतम संख्या 500 है, यानी 500 पद खाली है, रिक्त स्थानों की अधिकतम संख्या 500 है, जिसे इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा। केनरा बैंक का विज्ञापन है। कौन से बैंक का दोस्तों? केनरा बैंक ने दोस्तों एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें पीओ के पदों के लिए दोस्तों भर्ती की जाना है, और 500 पदों के लिए। यस, अब निष्कर्ष लिया दोस्तों, पहला निष्कर्ष, बैंक में पीओ के पदों की आवश्यकता होगी, सही है। कथन दिया है कि बैंक में पीओ के पदों की अधिकतम, है ना, अधिकतम संख्या दोस्तों भर्ती के लिए 500 है, इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों? बैंक में पीओ के पदों की आवश्यकता होगी। क्या पहला जो निष्कर्ष है कथन के अनुसार सही लग रहा है, उसी से जुड़ा हुआ लग रहा है? बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब ये भर्ती किस लिए निकाला है दोस्तों? आवश्यकता होगी, पदों की आवश्यकता होगी ना दोस्तों, काम करने वाले पीओ पद पर काम करने वालों की आवश्यकता होगी, तभी तो दोस्तों ये विज्ञापन जारी किया है। तो निष्कर्ष पहला क्या बोला दोस्तों? बैंक में पीओ के पदों की आवश्यकता होगी, तो बिल्कुल आवश्यकता होगी, तभी तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जारी किया। इसका मतलब दोस्तों पहला निष्कर्ष कैसा है? बिल्कुल सही है ना। पहला निष्कर्ष कैसा? बिल्कुल सही है। अब दोस्तों सेकेंड को देख लेते हैं। केनरा बैंक इस दौरान 500 पदों की भर्ती कर सकता है। यस, 500 पदों की भर्ती कर सकता है। 500 पद खाली है ना, 500 पद खाली है, और 500 पद उसने सबसे पहले दोस्तों ये कहा है कि 500 पदों, अधिकतम 500 पद है ना। अधिकतम कितने पद है दोस्तों? 500 पद है, जिसे इस भर्ती के दौरान भरा जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, 500 पद खाली है, लेकिन हो सकता है वो 400 की ही भर्ती करे, या फिर हो सकता है वो 300 की ही भर्ती करे, है ना। यस, लेकिन यहाँ पर केनरा बैंक इस दौरान 500 पदों की भर्ती करेगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा दोस्तों 500 पद भरेगा ही, ये नहीं कहा गया कि केनरा बैंक इस दौरान 500 पदों की भर्ती कर सकता है। यस, 500 पदों की आवश्यकता है, तो 500 पदों की भर्ती कर सकता है ना। अगर इससे अगर कम भी कहा गया होता, 200 पदों की भर्ती कर सकता है, 300 की कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। 500 पद खाली है, लेकिन हो सकता है उस समय
इस दौरान दोस्तों उनको 200 लोग ही काम करने वाले मिल जाए तो भी वो हैंडल कर ले, यस। लेकिन इससे अधिक अगर दिया गया, 500 पद खाली है और 600 का दे दिया यहाँ पर, तो वो गलत माना जाएगा। तो दोस्तों इस आधार पर देखा जाए तो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि बैंक में पीओ पदों की आवश्यकता होगी और केनरा बैंक इस दौरान 500 पदों की आवश्यकता है तो 500 पदों को भर सकता है। तो दोनों निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों हम कौन से ऑप्शन को लगाएंगे? सी वाले ऑप्शन को। पहला भी सही, दूसरा भी सही, दोनों सही, यानी सी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों उम्मीद है, आशा करता हूँ कि सेकेंड वाला जो कथन लिया था और उसके निष्कर्ष भी हमने देखे, बहुत इजी और आसान है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले कथन की ओर। यस, कथन नंबर 3 दोस्तों। बस 40 से 45 मिनट का ही लेक्चर है और 40 से 45 मिनट के लेक्चर को अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका कथन और डिस्कस वाला टॉपिक दोस्तों 100% क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अगले कथन की ओर। एक और नेक्स्ट कथन नंबर 3। यस, कथन नंबर 3 ले ले दोस्तों। मरुस्थलों में आवागमन, मरुस्थलों में आवागमन के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता। ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता है, काम नहीं चल सकता है। ये है कथन दोस्तों। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, मरुस्थलों में आवागमन का सर्वोत्तम साधन ऊंट है। सर्वोत्तम साधन ऊंट है। अब सेकंड निष्कर्ष दोस्तों, सेकंड, मरुस्थलों में ऊँटों की संख्या, मरुस्थलों में ऊँटों की संख्या अधिक होती है। ऊँटों की संख्या अधिक होती है। यस, ए बी सी डी ई। यस दोस्तों, पहले कथन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। यस, कथन दिया दोस्तों, मरुस्थल जो होते हैं डेजर्ट। यस, मरुस्थलों में आवागमन, यानी मरुस्थलों में घूमने फिरने के लिए, आवागमन के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। यस, मरुस्थल होता है दोस्तों, वहाँ पर शायद हमने तो नहीं देखा अभी तक भाई, हम अभी तक भाई फिल्मों में देखते आए हैं। यस, मरुस्थल जो होता है, मरुस्थलों में आवागमन के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता। अब निष्कर्ष क्या दे रहा दोस्तों? कंक्लूजन है कि मरुस्थलों में आवागमन का सर्वोत्तम साधन ऊँट है। यस, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये जो ऊपर कथन में कहा गया है, ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता और मरुस्थल में आवागमन का फिर सर्वोत्तम साधन किसे माना जाएगा? ऊँट ही है। यस, मरुस्थल होते दोस्तों, तो मरुस्थलों में ज़्यादातर ऊँट का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यस, ऊँट से ही आना जाना, आवक जावक किया जाता है। तो सर्वोत्तम साधन के रूप में मरुस्थल में किसे माना जाता है? ऊँट को ही। यानी कि दोस्तों जो कथन के अनुसार जो निष्कर्ष पहला है 100% सही है कि मरुस्थलों में आवागमन करने के लिए सर्वोत्तम साधन ऊँट है। और सेकंड वाला निष्कर्ष क्या है? मरुस्थलों में ऊँटों की संख्या अधिक होती है। यस, यहाँ संख्या से, यस, ऊपर दोस्तों कथन के साथ निष्कर्ष को भी कंपेयर करना होता दोस्तों। अब कम है कि अधिक है, संख्या का दोस्तों यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। यस, संख्या से मतलब नहीं है कि आवागमन के लिए ऊँट
ऊँट सबसे सर्वोत्तम साधन है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी ऊँट होते वो सारे सारे रेगिस्तान में ही होते, नहीं। यानी कि दोस्तों यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं कि अधिक है कि कम है। इसका मतलब मरुस्थलों में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि मरुस्थल में ऊँट, मरुस्थल में आवागमन के लिए ऊँट 100% सर्वोत्तम साधन है, ये तो 100% है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऊँट, जितने भी ऊँट है वो अधिक से अधिक वो मरुस्थल में ही रहते हैं। तो ऐसा तो कोई है ना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जो सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है, क्योंकि यहाँ संख्या अधिक होती कहा गया है और ऊपर दोस्तों कथन में संख्या का कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर संख्या का अगर जिक्र किया गया होता तो दोस्तों सेकंड वाला भी सही होता। यानी कि दोस्तों सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो कथन के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि कथन में संख्या का कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए दोस्तों सेकंड वाले निष्कर्ष में संख्या दी गई है, इसलिए यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला गलत होगा, यानी पहला सही है। पहला सही है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, तो उम्मीद करता हूँ सेकंड वाला कथन, थर्ड वाला कथन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले कथन की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों एक और अगले कथन की ओर। यस, कथन नंबर 4। यस, फोर्थ कथन पढ़ने वाले दोस्तों हम फोर्थ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। यस, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली वायुयान यात्रा करना बहुत सुगम है, यानी कि बहुत आसान है। सुगम मतलब आसान है। यस, अब इसका क्या दे रहा दोस्तों, सुगम है, बहुत ही सुगम है, बहुत सुगम यानी बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, ऐसा। यस, जयपुर से दिल्ली वायुयान यानी कि दोस्तों एरोप्लेन से यात्रा करना, वायुयान यात्रा करना बहुत ही सुगम है। तो वो क्यों सुगम है? अब दोस्तों पहला निष्कर्ष, जयपुर से दिल्ली, यस, जयपुर से दिल्ली के लिए यात्रा करने का अन्य कोई साधन नहीं है। आप सेकेंड वाला निष्कर्ष दोस्तों, जयपुर से दिल्ली वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं, वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं। यस दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है कि जयपुर से दिल्ली वायुयान से यात्रा करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है। तो निष्कर्ष पहला क्या कहा गया, जयपुर से दिल्ली के लिए यात्रा करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अब दोस्तों किसी और साधन से कोई मतलब नहीं है कि ऐसा कथन में नहीं कहा गया है कि जयपुर से दिल्ली के लिए जो सड़क मार्ग होता है वो अच्छा नहीं है, सड़क मार्ग ठीक नहीं है या सड़क मार्ग नहीं है, इसलिए वायुयान यात्रा करना बहुत आसान। यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी और मार्ग की यहाँ पर कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है सड़क मार्ग का, है ना। सड़क मार्ग है कि नहीं है, कि कैसा है, कि अच्छा है, सड़क मार्ग किसी और मार्ग की तो यहाँ पर बात नहीं की गई है। खाली और खाली दोस्तों वायुयान यात्रा करना बहुत सुगम है, बहुत आसान है, ये कहा गया है। किसी और से कोई तुलना नहीं की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष में कहा गया है कि दिल्ली से जयपुर के लिए यात्रा करने का अन्य कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अन्य कोई साधन यानी यहाँ तो किसी और अन्य साधन के साथ कंपेयर वाली स्थिति हो रही है, जो कि ऊपर किसी और अन्य साधन का दोस्तों जिक्र नहीं किया गया है। इस आधार पर भी दोस्तों पहला वाला गलत है, और अन्य कोई साधन के साथ कंपेयर किया गया है इसलिए भी गलत है। और या फिर डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर ये जो नहीं
नहीं भी आया है शब्द, यस, क्योंकि कथन है दोस्तों आपका सीधा सीधा सकारात्मक कथन है, सकारात्मक कथन है और निष्कर्ष आपका नहीं में आया है। जब नहीं दिख जाए शब्द, यस, कथन आपका अगर कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष अगर नहीं में आ रहा हो तो नहीं शब्द को देखते से ही दोस्तों आपको गलत मान लेना है, यस, क्योंकि ये कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष आपका दोस्तों नकारात्मक आ रहा है, यानी कि गलत है ना, गलत। आप सेकेंड पर आते हैं, जयपुर से दिल्ली वायुयान यात्रा करना बहुत सुगम है। क्यों सुगम है दोस्तों? दिल्ली से जयपुर है ना, जयपुर से दिल्ली वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं, है ना, वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं, है ना। डेली भाई आवक जावक हो रही, दिल्ली जा रही फ्लाइट और दिल्ली से तुरंत फ्लाइट दोस्तों जयपुर भी आ रही है, तो यात्रा करना आसान है, बहुत सुगम है। क्यों सुगम है दोस्तों? क्योंकि ये दोनों वायुयान सेवा से जुड़े हुए हैं, यस, वायुयान सेवा से दोस्तों जुड़े हुए हैं। जब दोनों सिटी जो दोस्तों वायुयान सेवा से जुड़ी हुई है, रेगुलर दोस्तों आने और जाने की फ्लाइट है, इसलिए बहुत आसान है, बहुत सुगम है। क्यों सुगम है दोस्तों? क्योंकि दोनों सिटीज एक दूसरे से वायुयान सेवा से दोस्तों जुड़ी हुई है। जब जुड़ी हुई है और डेली दोस्तों फ्लाइट है ना, यहाँ से वहाँ दोस्तों आवक जावक हो रही है, तो बहुत सुगम हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जो आपका सेकेंड वाला दोस्तों जो निष्कर्ष वो 100% सही है, यस, ABCDE, यानी कि दोस्तों सेकेंड सही है। यानी हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लगाएंगे, यस, है ना, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि पहला तो गलत था, सेकेंड सही है, यानी कि बी ऑप्शन, यस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कथन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते दोस्तों अगले कथन की ओर, यस, एक और अगले कथन की ओर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कथन आने वाले हैं, इसलिए आपको दोस्तों अंत तक बने रहना है, यस। अगला कथन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास में असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। आप दोस्तों इसका निष्कर्ष फर्स्ट, सरकार का ध्यान शहरी विकास की ओर ज़्यादा होता है, या फिर दोस्तों सेकंड, सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास की ओर अधिक होता है, यस। ऑप्शन दोस्तों ABCD, यस। दोस्तों कथन को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। ग्रामीण विकास और शहरी विकास में असमानता स्पष्ट दिखाई देती है, यस, असमानता स्पष्ट, यानी विकास के मामले में गांव और शहर में, है ना, गांव और शहर में जो विकास है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा कि कहाँ पर कितना विकास है, या तो गांव में ज़्यादा विकास है या शहर में ज़्यादा विकास है। इसका जो स्पष्टीकरण है, ये जो तुलना वाली स्थिति होगी दोस्तों कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास में जो असमानता है वो स्पष्ट दिखाई देती है। अब निष्कर्ष में क्या कहा गया? यह असमानता की जो बात हुई है कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास में दोस्तों असमानता जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इसका क्या कारण है? या तो सरकार का ध्यान शहरी विकास की ओर अधिक होगा, है ना, शहरी विकास की ओर ज़्यादा होगा, सेकेंड में सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास की ओर अधिक होगा। यानी कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास में जो असमानता है, असमानता की बात हो रही है दोस्तों, यह असमानता किसमें? शहर और गांव में जो विकास हो रहा है इसमें असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। तो असमानता की बात हो रही है दोस्तों, तो ये असमानता क्यों हो रही है? या तो सरकार
सरकार जो है शहरी विकास की ओर अधिक ध्यान दे रहा होगा या फिर सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास की ओर अधिक दे रहा होगा। अब दोस्तों इनमें से हम स्पष्ट ये नहीं कह सकते कि पहला वाला जो शहर और ग्रामीण विकास और शहरी विकास में जो असमानता जो हो रही दोस्तों, असमानता जो स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? या तो सरकार शहर की ओर अधिक ध्यान दे रहा, ये कारण हो सकता, या फिर सरकार ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान दे रहा होगा तो इन दोनों में से ही होगा दोस्तों, या तो शहर का विकास ज़्यादा हो रहा या गांव का विकास ज़्यादा हो रहा। लेकिन स्पष्ट ये नहीं कह सकते दोस्तों कि शहरी विकास पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हो या फिर ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा। यानी कि दोस्तों हम या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। यानी ये वो स्थिति होती है दोस्तों कि हम ना तो 100% पहले फर्स्ट निष्कर्ष को ही ना तो हम फर्स्ट को ही सही बोल सकते और ना ही दोस्तों सेकेंड को ही सही बोल सकते। यानी इस स्थिति में या तो पहला सही या तो सेकेंड सही, यस ये वाली स्थिति। क्योंकि ग्रामीण विकास और शहरी विकास में जो असमानता है इसका क्या कारण है? क्योंकि ये असमानता जो है दोस्तों या तो शहर की ओर अधिक ध्यान दे रहा है या फिर ग्रामीण विकास की ओर अधिक ध्यान दे रहा होगा। इसीलिए तो दोनों ग्रामीण और शहरी में असमानता दिखाई दे रही, क्योंकि असमानता का दो ही कारण हो सकता है, या तो इधर अधिक ध्यान या इधर अधिक ध्यान, यही। तो दोस्तों इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पहला सही है और ये नहीं कह सकते कि सेकेंड सही है, पर ये कह सकते हैं दोस्तों या तो पहला सही होगा, अगर पहला सही नहीं होगा तो सेकेंड सही होगा, यस ये या तो पहला सही या फिर सेकेंड सही। इस स्थिति में दोस्तों ई वाला ऑप्शन सही होता है, या तो पहला या फिर सेकेंड, ऐसा, यस। तो दोस्तों जो कथन नंबर 5 था इसका हमारा 100% आएगा दोस्तों ई वाला ऑप्शन, या तो पहला या फिर सेकेंड, ऐसा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला जो क्या कथन नंबर 5 था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और आखिरी कथन की ओर, यस बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और आखिरी कथन की ओर, यस कथन नंबर 6। भूटान एक गरीब देश है। भूटान एक गरीब देश है, यस। अब दोस्तों निष्कर्ष, भूटान एक गरीब देश है, निष्कर्ष पहला, यस निष्कर्ष पहला, भूटान के लोग भिखारी है। भूटान के लोग भिखारी है। सेकंड, भूटान के लोग अमीर हैं। भूटान के लोग अमीर नहीं है, यस। अब दोस्तों A B C D E, यस। बहुत ही आसान सरल है दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कथन पढ़कर दोस्तों बिल्कुल सेकेंडों में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। भूटान एक गरीब देश है। भूटान एक गरीब देश है। जो भी निष्कर्ष होगा उसी पर आधारित होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जो बात कथन में कही गई है निष्कर्ष भी उसी पर आधारित होना चाहिए, यस। तो दोस्तों भूटान एक गरीब देश है। अब निष्कर्ष, भूटान के लोग भिखारी है। अब दोस्तों गरीब का मतलब ये नहीं कि भिखारी या अमीर है ना, भिखारी या अमीर से तो कोई मतलब नहीं कि भाई भूटान एक गरीब देश है ना, गरीब देश है। गरीब का मतलब ये नहीं कि भिखारी ही होंगे, है ना। भूटान एक गरीब देश है। अब भूटान एक गरीब देश है, गरीब देश का मतलब ये नहीं कि भूटान में सारे दोस्तों भिखारी ही रहते होंगे। तो यहाँ भिखारी, और ऊपर दोस्तों भिखारी का कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि गरीब है। इसका मतलब ये नहीं कि भूटान के लोग भिखारी होंगे। तो जो पहला वाला निष्कर्ष है वो 100% गलत है। गरीब देश इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वहाँ के लोग सारे भिखारी होंगे, यस। तो दोस्तों पहला निष्कर्ष 100% गलत। अब सेकेंड, भूटान के लोग अमीर नहीं है ना। गरीब देश है इसका मतलब, गरीब देश है इसका मतलब ये नहीं कि अमीर नहीं। अब यहाँ पर अमीर है ना, अमीर का भी ऊपर कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं है। गरीब और अमीर का कोई
है ना, अमीर का जिक्र नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों जो नहीं शब्द आया है, क्योंकि कथन हमारा दोस्तों पॉजिटिव है यानी सकारात्मक, भूटान एक गरीब देश, ये एक सकारात्मक कथन है। और सेकंड वाले निष्कर्ष में दोस्तों नहीं जो शब्द आया है नकारात्मक में आया, इसका मतलब सेकंड वाला भी बिल्कुल गलत है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो तो दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। जब फर्स्ट भी गलत, सेकंड वाला निष्कर्ष भी गलत, यानी दोनों गलत हो तो डी ऑप्शन को दोस्तों हम लगाएंगे, तो हमारा सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। यस, तो बढ़ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंतिम लास्ट है ना, लास्ट और कथन मेरे दोस्तों ना, फुल एंड फाइनल आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम स्टेटमेंट कथन लेकर आ रहे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, 7, कुत्ता वफादार, कुत्ता वफादार जानवर, कुत्ता वफादार जानवर होता है, कुत्ता वफादार जानवर होता है। यस, डिस्कस फर्स्ट, अन्य कोई जानवर वफादार नहीं होता है, अन्य कोई जानवर वफादार नहीं होता है। ये पहला निष्कर्ष है। अब दोस्तों सेकंड निष्कर्ष, सभी कुत्ते वफादार होते हैं। और ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। यस, चलिए दोस्तों, कथन दिया है स्टेटमेंट की कुत्ता वफादार जानवर होता है, कुत्ता वफादार जानवर होता है। अब निष्कर्ष पहला है, अन्य कोई जानवर वफादार नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ किसी और के साथ तो तुलना नहीं की गई हो, कथन में जिसकी बात की जाए उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड निष्कर्ष होना चाहिए, किसी और से तुलना नहीं। अब अन्य की बात कहाँ से आ गई दोस्तों, अन्य यानी किसी दूसरे जानवर, अन्य कोई जानवर वफादार, यानी अन्य, यहाँ पर दोस्तों अन्य शब्द को देखते से ही, क्योंकि यह कंपेयर हो रहा, तुलना हो रही दोस्तों, कथन में कुत्ते की बात हो रही, यहाँ पर अन्य की बात हो रही, इस आधार पर भी दोस्तों पहला वाला कैसा है, गलत। और अगर अन्य शब्द को देखते से भी दोस्तों हम गलत मान सकते हैं, या फिर कुत्ता वफादार जानवर एक सकारात्मक कथन है, और यहाँ पर नहीं निष्कर्ष नहीं में आ रहा, नहीं होता है, इस आधार पर भी दोस्तों गलत है। यानी कि 100% जो पहला वाला है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात किसी और से कंपेयर हो रही, कुत्ते की बात हो रही, यहाँ अन्य जानवर का जिक्र हो रहा, इस आधार पर भी पहला गलत है। और अन्य को नहीं देखे तो भी दोस्तों ये नहीं शब्द को देखते हुए भी दोस्तों हम पहले को गलत कर देंगे, गलत मान लेंगे। यस, क्योंकि कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष नकारात्मक आ रहा है, इसलिए गलत। सेकंड, सभी कुत्ते वफादार होते हैं। यस, सभी। अब दोस्तों कुत्ता वफादार जानवर होता है, इसका मतलब ये नहीं